जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, मैं फिर एक नया सेट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज जो स्टार्ट करेंगे वो मेरा स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन समय और दूरी से। समय और दूरी में फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिलेगा कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पट्टी पर चलती एक दूसरी 300 मीटर लंबी ट्रेन को 50 सेकंड में पार करती है। पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। साथियों, दो ट्रेन दिया हुआ है, जिसमें पहली ट्रेन दूरी लंबाई x है और दूसरी ट्रेन की दी हुई है दूरी 300 मीटर लंबा है। और पहली ट्रेन की जो है स्पीड जो है पहली ट्रेन की 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। और जब यह दोनों का जो टोटल टाइम दिया हुआ है, समय दे दिया है 50 सेकेंड। साथियों, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। जब दूरी बटे चाल समय बराबर होता है तो समय मेरा दिया हुआ टोटल में 50 सेकेंड। और जो है अब देखिए दूरी क्या हो जाएगा, जब दो ट्रेन की बात की जाए तो टोटल दूरी दोनों ट्रेन का योग हो जाता है। दो ट्रेन की दूरी का योग हो जाता है। पहली ट्रेन का दूरी x है, दूसरी ट्रेन का दूरी 300 है, 300 मीटर लंबा है, तो टोटल दूरी हो जाएगा x प्लस 300। अब देखिए साथियों, स्पीड क्या होगी, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो दोनों की चाल आपस में घट जाती है, और जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाता है। ये बोल रहा है समांतर दिशा में, ये बोल रहा है समांतर पट्टी पर चल रही है, तो एक ही दिशा में चल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब 66 में से 30 चला जाएगा तो 36 आ जाएगा। समय क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, 36। अब देखिए साथियों, 36 क्या आया तो किलोमीटर प्रति घंटा में 36 आया है। अब ये देखिए समय मेरा सेकंड में दिया हुआ है, ये टाइम जो दिया हुआ है, दूरी जो दिया हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, और स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर पर सेकंड में हमको लाना है, क्योंकि आंसर जो दिया हुआ आपका ऑप्शन में वो मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए समय चाल को क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, ये आ जाता है मीटर पर सेकंड में। अब जो मेरा चाल आएगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना किया तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला गया। चलिए यहाँ से 18 को डिलीट कर दिए तो 18 दूनी 36 हो गया, मतलब 5 दूनी 10, नीचे आ गया 10, 10 गुना 50, 500 बराबर हो जाएगा x प्लस 300। x प्लस 300 हो गया तो ये 500 में से 300 चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200 मीटर। दूसरी ट्रेन की जो दूरी है वो 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि एक समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर दिया गया है, जबकि समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी 12 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 6 मीटर लंबा है तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमको समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है साथियों 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग, मतलब A1 प्लस A2 इंटू ऊंचाई या जो भी कर दीजिए, हाइट या जो मान लीजिए 1/2। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 60 मीटर। 60 मीटर के 60 क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है 60 लिख दिए। जबकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई जो दिया हुआ है वो मेरा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो ऊंचाई हुआ, दोनों के बीच की दूरी ऊंचाई 12 मीटर दिया हुआ। अब दो भुजाओं में से एक ही भुजा की लंबाई दे दिया है 6, तो दूसरी भुजा की लंबाई निकालना है तो दूसरी भुजा को A2 लिख लिए। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ से 2 6 के 12 6 आ गया। अब 6 दही के 60 हो गया, यानी 10 बराबर आ जाएगा मेरा 6 प्लस A2, यानी 10 में से 6 गया, A2 बराबर 4 आ गया। मतलब दूसरी भुजा की जो लंबाई होगी वो 4 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए साथियों समझ में आता होगा आप लोग को।
ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल याद है तो आप सब सारा फंडामेंटल दिया हुआ था, सब चीज़ दिया हुआ था, उसी को बैठा दिए और A2 का वैल्यू निकाल दिए, दूसरी भुजा की लंबाई निकाल दिए। साथियों अगला क्वेश्चन है कि खाली हौज भरने में 2 पाइप ए और बी है। पाइप ए 5 घंटे में खाली हौज की 1/2 क्षमता को अकेले भर सकती है। पाइप बी 9 घंटे में खाली हौज की 3/5 क्षमता को अकेले भर सकती है। दोनों पाइप अपने अपने ढंग से बराबर पाइपिंग करते हैं। दोनों पाइप अपने अपने संबंधित बराबर ढंग से एक साथ पाइपिंग करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार खाली हौज को कितने घंटे में भरेंगे। क्वेश्चन देखने में लंबा है, पढ़ने में लंबा है, लेकिन बनेगा आपको ये जो सोल्व होंगे वो चुटकियों में होंगे। देखिए साथियों, ए और बी 2 पाइप हैं, ए और बी है, ए और बी 2 पाइप है। पहले पाइप का कह रहा है कि पाइप ए जो है ये 1/2 क्षमता से 1/2 क्षमता से अकेले पाइप को भरने में 5 घंटा लेती है। तो एक क्षमता मतलब एक भाग भरने में कितना लगेगा, तो 2 उधर जाके इधर भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा। एक भाग भरने में 10, मतलब ये जो टाइम लेगा 10 घंटा लेगा, 10 मिनट या 10 घंटा लेगा, 10 घंटा लेगा, घंटे में दिया हुआ। अब बी का बात करते हैं साथियों, बी क्या कह रहा है, बी की क्षमता 3/5 क्षमता है, क्षमता से पाइप को भरने में 9 घंटा लेती है। तो एक क्षमता मतलब एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 5/3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी बी का हो जाएगा 15 साथियों। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसके सहारे से, क्षमता के सहारे से। अब इसका हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, चलिए हटाते हैं इसको साथियों। अब हम ये पता करेंगे कि टोटल काम कितना किया है, मतलब टोटल जो पानी भरा है ए और बी टंकी वो कितना भरा है, उसे टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क मतलब ए और बी जो टोटल काम किया है या टोटल पानी जो भरा है उसको लिखते हैं। टोटल वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी का जो समय दिया उसका एलसीएम लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा साथियों 15, जो दोनों में से बड़ी संख्या है उसमें से वही संख्या होना चाहिए एलसीएम। देखते हैं 15 में 10 से भाग लग रहा है, नहीं, तो अब 15 का दोगुना कर देते हैं 30 में 10 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा इसका एलसीएम मतलब 30 हो गया। देखिए अब जो टाइम दिया हुआ, अब इफिशिएंसी इस दोनों का निकालेंगे, इफिशिएंसी क्षमता निकालेंगे। तो टोटल टाइम में टोटल वर्क में समय से भाग देते हैं तो इफिशिएंसी निकलता है। जैसे टोटल वर्क मेरा 30 है, 30 में अगर 10 से भाग देते हैं तो एक ही समय 10 है, 10 से भाग देंगे तो एक इफिशिएंसी निकलेगा। तो 30 में 10 से भाग दिए तो 30 और 15 में 30 से भाग दिए तो 2। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलके इस काम को, इस पाइप को कितने घंटे में भरेगी। तो एक का क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो 3 2 5 मतलब 5 एक घंटे में 5 काम करता है। तो टोटल 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 30 से भाग दिए टोटल में तो 6 आ गया, 6 घंटा आंसर हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आपका 6 घंटा। देखिए साथियों क्वेश्चन पढ़ने में सिर्फ लंबा था और क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं था। अगला क्वेश्चन है साथियों, 155 मीटर लंबी ट्रेन 46 सेकंड में 765 मीटर लंबा पुल पार करती है, ट्रेन की गति बताना है। साथियों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई और खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो मतलब टोटल लंबाई मेरे पास कितना हो जाएगा, 155 प्लस 765 ये टोटल दूरी हो गया, टोटल लंबाई हो गया। और समय बराबर क्या होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये दूरी और समय दिया है मेरा कितना 46 सेकंड दे दिया हुआ है। ये और निकालना है हमको क्या है, गति मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मेरा टोटल हुआ, दोनों को जोड़ दिए और समय दिया था 46 सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ रहा है मेरा, ये मीटर पर, क्योंकि ये मीटर और ये सेकंड में दिया है। और पूछ रहा है ऑप्शन में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए इसको बड़का से गुना कर देंगे। बड़का मतलब 18/5, छोटका मतलब 5/18, लेकिन बड़का मतलब 18/5। किलोमीटर प्रति घंटा में लाने का 18/5 से गुना कर देंगे। पहले इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 6 5 11, 1 12 हाथ में रहा 1, 7 1 8 1 9, 7 1 8 8 1 9 बचा हुआ जो था बटे 46 गुना 18/5। 5 से काटिए साथियों, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 8 5 एकम 5 बचा 4, 5 8 40, 5 चौके 20 कट गया। अब देखिए फिर 2 से काट देते हैं, 2 3
23 दूनी 40, 9 दूनी 18, 23 में कटेगा ये, 23 अठे 184, 23 अठे 184, 8 गुना 9, 8 9 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका साथियों इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संख्या का वर्ग मूल परिमेय होगा? ये दे दिया है कि निम्न में से किस संख्या का वर्ग मूल परिमेय होगा। साथियों देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ऑप्शन से आप देखिए। ऑप्शन नंबर ए में है 64 243, ए में है 64 243, बी में है 47 642, सी में है 19 788, डी में है 27 225। ये ऑप्शन में दिया हुआ साथियों और बोल रहा है क्या, किस निम्न में से किस संख्या के वर्ग मूल परिमेय होगा। वर्गमूल का मतलब हुआ साथियों रूट अंडर, ये रूट। वर्गमूल का मतलब हुआ किस पे चढ़ाएंगे और इससे जो बाहर निकलेगा वही परिमेय हो जाएगा। मतलब कि परिमेय का मतलब होता है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 ये परिमेय संख्या है, इसे क्योंकि p बटे बोलिएगा, p बटे q कैसे रूप में लिख सकते हैं, 5 बटे 1 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से कोई इसमें से कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो एग्जैक्ट एक संख्या निकल जाए या बटे में निकल जाए, वो पूरा कटना चाहिए। साथियों मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूं कि देखिए अब जो है परिमेय संख्या, ये किसी का वर्गमूल है, ये वर्गमूल 3 निकलेगा, किसी का नहीं है। साथियों वर्गमूल का नियम है कि जब किसी संख्या को हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के उपरांत उसके अंत में 2 3 7 8 कभी नहीं आ सकता है। जब किसी संख्या को हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के उपरांत उसके अंत में 2 3 और 7 8 4 अंक हुआ, 2 3 7 8 ये 4 अंक जो है ये अंत में कभी नहीं आ सकता है। देखिए साथियों अब ऑप्शन को हम छांटते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में अंत में देखते हैं 2 3 है वो क्या 7 8, हाँ तो इसमें 3 है, ये तो नहीं, इसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं। इसमें भी देखिए छांटते हैं 2 3 7 8 में से कुछ है वो क्या 2 3 7 8, ये अंत में नहीं आएगा, अंत में नहीं आएगा किसी संख्या को वर्ग करने पे। देखिए इसमें 3 था खत्म हो गया, इसमें 2 है, ये भी नहीं आ सकता, 8 इसमें है अंत में, ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसमें है 2 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो मतलब 5 है। ये इसका वर्गमूल कुछ ना कुछ निकलेगा, जो इसका वर्गमूल निकलेगा वही मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन से छांट लीजिएगा साथियों। समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3, थोड़ा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को, 3 sin x माइनस 2 cos x बराबर √3 cos x है, तो इतना दिया हुआ है, तो कोट का वैल्यू पूछ रहा है। कोट x बराबर वाट क्या होगा। साथियों अब देखिए इसी में से आपको कुछ नजर आता होगा जो दोनों में मिल रहा होगा। मतलब 3 sin x यहाँ पे है, यहाँ पे 2 cos x, यहाँ पे √3 cos x, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, दोनों एक जाति का व्यक्ति है। एक जाति के व्यक्ति को एक साइड कर देते हैं, इसका मतलब हुआ 3 sin x बराबर हम लिख सकते हैं √3 cos x माइनस 2, यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 cos x। इसको तो लिख सकते हैं, लिखने में कोई दो राय नहीं है साथियों, क्योंकि ये भी cos था ये भी cos था, इसीलिए एक जगह कर दिए उसको। इसको लिख सकते हैं 3 sin x बराबर cos x को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसी वजह से किए ही थे, cos x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ मतलब मेरा बचा √3 + 2 बच गया। साथियों अब देखिए इधर आ जाएगा, अब ये इधर 3 है, ये 3 बटे में उधर चला जाएगा, इधर गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये खत्म हो गया, 3 यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए ये जो cos है उसको इधर लाएंगे, मतलब sin x जब ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो cos x लिख सकते हैं बराबर √3 + 2 बटे 3, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू क्या, sin बटे cos क्या होता है, sin बटे cos क्या होता है, 10 होता है, 10 थीटा, मतलब 10x बराबर √3 + 2 बटे 3। अब 10 का उल्टा होता है कोट, 10 का उल्टा होता है कोट, मतलब कि अगर हम 10 को उलट दें तो कोट आ जाएगा, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कोट x बराबर हो जाएगा, वैल्यू उलट जाएगा 3 बटे √3 + 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो परमेकरण करेंगे, ऐसा नहीं दिया है परमेकरण करना पड़ेगा। परमेकरण करते हैं। परमेकरण करने के लिए जो प्लस नीचे में जो चीज़ नीचे में उसके विपरीत चीज़ से ऊपर नीचे गुना करते हैं। चलिए √3 - 2
√103 - 2, ऊपर में गुना कर दिए, प्रमेयकरण करने का यही रूल है। अब 3 गुना √3, 3√3, 3 गुना -2 तो -6, बट देखिए यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 3 के स्क्वायर, a + b × a - b, तो a² - b², तो a² मतलब हुआ √3 का स्क्वायर तो 3 माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4, 2 दूनी 4, तो अब क्या आ जाएगा मेरा 3 √3 -6 बटे -1, -1 हुआ है तो माइनस ऊपर में चला जाएगा, -1 बचा है तो माइनस को ऊपर दे देंगे, तो -3√3, अब माइनस जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहले एक लाइन लिख ही देते हैं, माइनस लिख सकते हैं इसको, 3√3 -6 बटे 1 का कोई वैल्यू नहीं, हटाइए उसको, कहानी खत्म कीजिए। अब देखिए माइनस को अंदर ठेलते हैं, तो -3√3, अब माइनस प्लस हो जाएगा 6, इस तरह से ऑप्शन में हुआ। इस तरह से ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब इसको से 6 - 3√3, 6 - 3√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। बहुत ईजी था साथियों, सिर्फ यहीं पे लगाना था दिमाग, उसके बाद क्रिया था, कुछ नहीं थी, क्रिया करना था, क्या करना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक टेबल को 9600 रुपये में बेचने पर बढ़ई को 20% का नुकसान होता है, 20% का लाभ पाने के लिए उस टेबल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 9600 रुपये में बेचता है तो 20% का हानि होता है, नुकसान होता है। हानि मतलब क्या, 100 में से जितना का हानि होता है उतना घटा देते हैं, तो 80% बराबर हमको कितना में बेचते हैं, 9600 रुपया में, 9600 रुपया में बेचते हैं। अब बोल रहा है 20% का लाभ पाने के लिए, अब 20% का लाभ पाने के लिए मतलब लाभ मतलब 120 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, कितना में बेचना चाहिए, कितना में बेचना चाहिए ये पूछ रहा है। तो या तो इसको एक एक नियम से बना सकते हैं, या तो फिर 80 भाग बराबर 80% बराबर 9600, तो 120% बराबर कितना, चलिए तो 9600 बटे 80 गुना 96%, 80% बराबर 9600, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 9600 बटे 80, तो 120% बराबर कितना, तो 120% से गुना कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए 12 8 96, 12 हो जाएगा, 120 बच गया, तो 12 गुना 12 4400, 12 गुना 12 144, यानी 144 पे 2 गो जीरो, एगो जीरो यहाँ 2 गो जीरो, 12 के 12 स्क्वायर 144, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब देखिए एक एक नियम से इसको मिटा रहे, एक एक नियम से देखिए, 80 बराबर 9600, तो 120 बराबर कितना, कोना कोनी गुना, 80x बराबर 12, 120 गुना 9600, तो x बराबर कितना है, 120 गुना 9600 बटे 80, 120 इसमें भी आ गया 4400, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आ गया, कुछ नहीं है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 10 kg द्रव्यमान वाली गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा यदि इसकी गतिज 20 मीटर पर सेकेंड हो। ओह, ये केमिस्ट्री का, फिजिक्स का साथियों, देख लीजिए इसको भी। 10 द्रव्यमान दे दिया हुआ है, द्रव्यमान मतलब हुआ द्रव्यमान को द्रव्यमान यानी m, मास दे दिया है हमको 10 kg, मास 10 kg दे दिया हुआ है, और बोल रहा है इसकी जो है स्पीड, गति जो दिया हुआ है, गति जिसको भी वेलोसिटी कहते हैं, त्वरण, इसका दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड दे दिया हुआ है, और पूछ रहा है गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बड़ा फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बड़ा होता है हाफ mv², mv², 1/2, m का वैल्यू दे दिया हुआ है 10, v का वैल्यू दे दिया हुआ 20, 20 गुना 20 कट गया, मतलब 2 पर 1 2 3 जीरो, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक ऐसे मात्रक जूल होता है, तो 2000 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी से है कि समांतर श्रेणी का एपी पद जो दिया हुआ है 10, 7, 4 और 1 के प्रथम 16 पदों के योग कितना होगा। योग पूछ रहा है, मतलब एसएन पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है साथियों, और दिया क्या हुआ है, सीरीज जो दिया हुआ वो एपी में है 10, 7, 4, 1। देखिए साथियों आने के डॉट 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 दिया हुआ है, और देखिए पहला पद इसका क्या हो जाएगा, जिसको पहला पद ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर 10 हो जाएगा। सार्व अंतर मतलब डी, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद,
पहला पद देखिए, दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, 7 में से 10 जाएगा -3 आ जाएगा साथियों। देखिए और ए और हमको डी प्राप्त हो गया। और एस पूछ रहा है, एस बराबर फार्मूला होता है और जो है ना और कुछ दिया हुआ है इसमें। देखिए प्रथम 16 पदों का योग यानी एन बराबर दे दिया हुआ है, एन बराबर दे दिया हुआ है, एन बराबर 16 पद, एन बराबर 16 दिया हुआ है। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है एस एन बराबर फार्मूला। और यही पूछ रहा है, एस एन ही पूछ रहा है, मतलब 16वां पद पूछ रहा है। एन का वैल्यू 16 दे दिया है तो एस 16 बराबर एन का वैल्यू 16 दिया है तो 16/2, 16/2 इंटू 2, ए का वैल्यू हम निकाल पहले दिया हुआ है 10 प्लस यहाँ 10 है, एन का वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1, डी का वैल्यू -3 है, डी का वैल्यू -3 है। चलिए हल कर देते हैं, 2 × 8 = 16, 8 आया, यानी कि एस 16 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 10 × 20, 2 × 10 20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45 माइनस 45 हो जाएगा, प्लस माइनस अब माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ कर दिए। अब 20 में से 45 गया, 8 × -25, 20 में से -45 गया तो 8 × -25, मतलब हो जाएगा मेरा 8 25 × 8 200, 25 × 200, 25 × 200 माइनस 200, मतलब एस 16 बराबर एस एन बराबर मेरा -200 आ जाए। -200 मतलब ऑप्शन नंबर सी, -200 मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, इसी में होता है, अगर टी एन पूछ लेता है, इसी में होता है टी एन बराबर फार्मूला हो जाता है a + n-1 इंटू डी, ये भी पूछ सकता था। तो मतलब टी एन का मतलब होता है अंतिम पद, मतलब a का वैल्यू दिया हुआ 10 प्लस n का वैल्यू दिया है 16 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ -3, इसको 10 प्लस 15, 10 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुना -3, 10 प्लस -45 मतलब -35 हो जाता है इसका टी एन। मतलब लास्ट पर जो आएगा ये इसे करते करते -35 आएगा। ये भी पूछ सकता था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको दे दिए, इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन।